अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का लैब मैनुअल नंबर 1। तो सबसे पहले हम लोग एल्गोरिदम परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस एंड मेजरमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पूरे का पूरा मैनुअल जो है वो इसी के ऊपर ही बेस कर रहा है। हमारे एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिनको फॉलो करते हुए हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वो हमारे पास एल्गोरिदम्स होते हैं। तो एल्गोरिदम परफॉर्मेंस क्या होती है? एल्गोरिदम परफॉर्मेंस से मुराद है कि एक एल्गोरिदम कितना एफिशिएंटली अपने काम को करता है, यानी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो एल्गोरिदम कितना एफिशिएंटली काम करता है, इस चीज़ को हम लोग एल्गोरिदम परफॉर्मेंस कहते हैं। तो इसमें बेसिकली एल्गोरिदम परफॉर्मेंस में हमारे दो ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आते हैं। एक हमारा होता है टाइम कम्प्लेक्सिटी और एक होता है स्पेस कम्प्लेक्सिटी, जिसको इस मैनुअल में हम लोग आगे जाकर डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर प्रोग्राम की लाइन बाय लाइन हम लोग इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी को निकालेंगे। उसके बाद हमारे पास हमारा एनालिसिस क्या होता है। तो एनालिसिस से मुराद है कि एक एल्गोरिदम का थ्योरेटिकली इवेलुएट करना, यानी ये जो एल्गोरिदम होता है इसको थ्योरेटिकली कैसे हम लोग इवेलुएट करते हैं, उसको कैसे हम एनालाइज करते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं ये हमारा एनालिसिस होता है। ठीक है, हम एनालिसिस करते वक्त देखते हैं कि हमारा वर्स्ट केस क्या है, हमारा एवरेज केस क्या है, हमारा बेस्ट केस क्या है। तो मोस्टली हम लोग इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी को ही देखते हैं। देन हमारे पास आ जाता है हमारा मेजरमेंट आ जाता है। तो मेजरमेंट क्या होता है? किसी चीज़ को मेजर करना, यानी एल्गोरिदम्स की परफॉर्मेंस और उसकी एनालिसिस को मेजर करने को हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा ये मेजरमेंट होता है। यानी कितनी टाइम कम्प्लेक्सिटी है, क्या स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, इस चीज़ को मेजर करने को हम लोग मेजरमेंट बोलते हैं इसके अंदर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने मैनुअल का स्टार्ट लेते हैं। तो मैनुअल में स्टार्ट लेने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका टेबल ऑफ कंटेंट में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा एल्गोरिदम क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देन इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे वाइवा के लिहाज से भी इसमें पूछा जा सकता है। परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होते हैं विद एग्जांपल, और इसी एग्जांपल में हम लोग इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी निकालना देखेंगे। टाइम कम्प्लेक्सिटी हम लोग 3 ऑर्डर्स में निकालेंगे, बिग ओ नोटेशन में, ओमेगा नोटेशन में और थीटा नोटेशन में। उसके बाद हमारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ हमारे एग्जाम्पल्स गिवन होंगी जिनके हम लोगों ने स्पेस कम्प्लेक्सिटी या टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालनी है, कुछ हमें कोड करने को कहेंगे। ठीक है, मोस्टली इसके अंदर हमारे पास जो है वो हमें सब कुछ गिवन होगा। जस्ट हम लोगों ने, चूँकि जहाँ पे एल्गोरिदम्स की बात आती है और अगर वो चीज़ हमें गिवन होती है तो हमें ज़्यादातर क्वेश्चन में उनकी कम्प्लेक्सिटी को ही निकालना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट्स, सारी चीज़ जो है वो क्लियर करने वाले हैं और होप सो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अपने मैनुअल का स्टार्ट लेते हैं। अगर आप लोग ये मैनुअल्स कर लेते हैं तो आपका डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम काफ़ी हद तक जो है वो आप लोगों को क्लियर हो जाता है। इनफैक्ट आपका पूरा कोर्स जो है वो इसके अंदर ही कवर हो जाता है, और टोटल 13 मैनुअल्स के अंदर। तो एल्गोरिदम क्या होते हैं? कंप्यूटर साइंस के अंदर एल्गोरिदम एक वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो डिज़ाइन ही इसलिए किए जाती हैं कि हम लोग कोई ना कोई प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें, कोई ना कोई पार्टिकुलर टास्क होते हैं उनको हम लोग परफॉर्म कर सकें, जितने भी क्यूरीज होती हैं उन सबको हम लोग सोल्व कर सकें, तो वो हमारे एल्गोरिदम्स होते हैं। हमारे कंप्यूटिंग के अंदर एल्गोरिदम जो है बेसिकली फंडामेंटल्स होते हैं जो कि डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, प्रोग्रामिंग्स के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जैसे हमारी डाटा प्रोसेसिंग है, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अच्छा, अगर आप लोग ये सारे मैनुअल्स क्लियर कर लेते हैं तो आगे आने वाले सेमेस्टर नंबर 6 के अंदर आप लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसमें आप लोगों को कुछ भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम क्लियर है, क्योंकि उसके अंदर आने ही वाले आप लोगों के क्या हैं, एल्गोरिदम्स आने वाले हैं। उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, उनकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से ही आप लोगों को करना पड़ेगा। इसीलिए मैं अभी से कहूँगी कि आप लोगों ने अभी से ही डाटा स्ट्रक्चर को अच्छे से कर लेना है, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपको डाटा स्ट्रक्चर फुल अच्छे तरीके से करवाऊँ ताकि आपका कोई भी डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, हर किस्म के डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएँ। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं प्रोग्रामिंग के जिनमें हम लोग जो है वो एल्गोरिदम का यूज़
यूज़ करते हैं। दे प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सिस्टमैटिक वे प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि एक रूम सिस्टम है, तो इस रूम सिस्टम के अंदर क्या होगा कि सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, तो आप लोग क्या करोगे, एल्गोरिदम का यूज़ करते हुए स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हुए आप लोग उसको सॉल्व करोगे, ठीक है, उस रूम की इसको डिज़ाइन करोगे। जैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ में आगे जाके मैं डिस्कस करूँगी क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो वो आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में ही डिस्कस करूँगी इसी रूम की एग्जांपल्स को लेके, क्योंकि अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स इसको रिलेट करते हैं ना तो हमारी प्रॉब्लम आधी से ज़्यादा जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को एक इमेज दिखाई गई है जो कि लैरप सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर उन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ये एल्गोरिदम्स और सूडो रैंडम नंबर या आप सूडो कोड के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो उन्होंने एक डायाग्राम सी बनाई हुई है, इसको हम लोग डायग्रामेटिक वे में देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने एक एल्गोरिदम, सिंपल सा एल्गोरिदम जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स में लैरप को आप लोग थोड़ा सा नाउ हाउ करके आए होंगे, तो लेकिन वो इतना आईटी में अब इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें हम लोग अब ज़्यादातर कोड ही यूज़ करते हैं, एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड ही करते हैं। तो लैरप में सबसे पहले एल्गोरिदम लिखा हुआ है। एल्गोरिदम क्या लिखा है कि उन्होंने ओड नंबर जो है वो प्रिंट कराने हैं, जिसकी क्या है 1 से 10 तक जो है वो आप लोगों ने ओड नंबर जो है प्रिंट कराने हैं। ओड नंबर कौन से हैं, 1 से 10 के अंदर जितने भी ओड नंबर आते हैं, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये वाले ओड नंबर जो है वो आप लोगों ने प्रिंट कराने हैं। जो ऐसे ओड नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते हैं उसको हम ओड नंबर कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो किसी भी एल्गोरिदम को करने से पहले हम उसका एक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट लिया है। स्टार्ट लेने के बाद उन्होंने यहाँ पे एक ये वाली कंडीशन, ये एक टेम्पलेट है जो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले तो नम इज इक्वल टू 1, सबसे पहले उन्होंने एक नंबर लिया है जो कि किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ, ठीक है। नम इज इक्वल्स टू 1 है, नम इज इक्वल टू नम प्लस 2। नम प्लस 2 का क्या मतलब है कि ओड नंबर, यानी कि देखो 2 में अगर ऐड करूँगी तो ही ओड नंबर आएगा ना। जैसे मैं अगर 1 प्लस 2 करती हूँ तो वो 3 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखती हूँ तो देन वो मेरे पास इवन भी आ सकता था, वो मेरे पास इवन और दोनों आ सकते थे, लेकिन चूंकि मुझे स्टेटमेंट में ही उन्होंने कहा है कि आपने ओड नंबर प्रिंट कराना है, तो इसका मतलब क्या होगा, नम इज इक्वल टू नम प्लस 2, यानी कि इसके अंदर जैसे अगर मैं इसके अंदर 1 रखती हूँ सबसे पहले, तो 1 प्लस 2 करूँगी 3 होगा। नीचे जाऊँगी 3 इस कंडीशन के अंदर आ रहा है, यस, तो अगर ट्रू है तो हम इसके अंदर लिख दूँगी 3, मेरे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। उसके बाद 3 ऊपर जाऊँगी, दोबारा से 3 प्लस 2 करूँगी तो वो क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। अगर तो मैं 3 प्लस 1 करती तो वो तो 4 हो जाना था, जो कि इवन था, लेकिन मुझे इवन नहीं ओड नंबर प्रिंट कराने थे। तो कुछ इस तरह से ये वाला सूडो ये वाला जो हमारे पास सूडो कोड है, ये एल्गोरिदम है, ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको प्रोग्राम के वे में करूँ, तो इसको अगर आप अपने डेव C++ पे रन करके देखते हैं तो ये वाला कोड आप लोगों ने लिखना है सबसे पहले लूप के अंदर। यानी इसको करने का मेथड और था, लेकिन इसको जब हमने प्रोग्रामिंग वे में किया तो उसमें क्या था, सबसे पहले उन्होंने इंट i इज इक्वल टू 1 लिया, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, यानी 1 से 10 के दरमियान में मुझे क्या प्रिंट कराना है, अपने ओड नंबर प्रिंट कराने हैं। तो ओड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो रिमेनिंग में मुझे 0 नहीं देते, क्योंकि जो 2 पे डिवाइड होकर मुझे 0 नहीं देते हैं। जैसे अगर i का मॉडुलस 2 के साथ लें, वो 0 की इक्वल नहीं आता, तो मतलब मेरे पास ओड नंबर जो प्रिंट होंगे और इसकी आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से आप लोगों को शो होगी, ठीक है। 1 3 5 7 9, ये बेसिकली आपकी PF से रिलेटेड ही है, लेकिन आप लोगों ने ऊपर C++ पढ़ी है, तो ये जो मैनुअल्स हम जितने भी करेंगे ये मिक्सचर है, C और C++ दोनों का कॉम्बिनेशन उन्होंने करके किया हुआ है। कुछ प्रोग्राम ऐसे नज़र आएंगे जो हमारे जो है वो C में होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो C++ में होंगे। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आता है फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई एंड होता है, ठीक है, जिसने ख़त्म होना होता है, फाइनाइट होना होता है। एक होता है इनफाइनाइट और एक होता है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब है कि उस चीज़ ने एंड होना है, उसने टर्मिनेट होना है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करने के बाद, अपने पूरे कोड को रन करने के बाद एल्गोरिदम ने उसको ख़त्म करना होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम एल्गोरिदम का स्टार्ट लेते हैं, स्टार्ट लेने के बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसने एंड कहाँ पर होना है। उसके बाद है डेफिनेटनेस, ठीक है। डेफिनेटनेस का मतलब क्या होता है, डिफाइनाइटनेस का मतलब क्या होता है कि इसमें किसी किस्म का
कोई भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की अनएम्बिजियस यानी एरर नहीं आना चाहिए, वो बिल्कुल डिफ़ाइन किया गया हो, बिल्कुल ही अच्छे वे में डिफ़ाइन किया गया हो, उसके हर स्टेप की समझ आ रही हो, तो ये हमारे एल्गोरिदम में होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इनपुट आता है। इनपुट का मतलब होता है कि एल्गोरिदम ने कोई ना कोई इनपुट लेनी होती है, 0 और मोर इनपुट्स इसकी होनी चाहिए एटलीस्ट, कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करे जिस वैल्यू को लेके वो आगे काम करे। ठीक है, जैसे एडिशन एल्गोरिदम में क्या होगा कि 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए भी तो इनपुट चाहिए ना हमें। उसके बाद हमारी आउटपुट आती है, तो जब इनपुट होगी तो इनपुट में प्रोसेसिंग होने के बाद वो कोई ना कोई रिजल्ट जनरेट करेगी, कोई ना कोई वैल्यू जनरेट करेगी, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वो हमारी आउटपुट होती है। ठीक है, उसके बाद देन हम लोग क्या करेंगे, इफेक्टिवनेस होना चाहिए इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हार्ड टास्क को इफेक्टिवली उन्होंने स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया हो। ठीक है, जिससे हमारे आंसर जो है वो बिल्कुल वैलिड इनपुट होनी चाहिए, ताकि हमारी आउटपुट जो है वो बिल्कुल इफेक्टिव आए, बिल्कुल करेक्ट आए। इस चीज़ को हम लोग इफेक्टिवनेस बोलते हैं। उसके बाद डिटर्मिनिस्ट बोलते हैं। डिटर्मिनिज्म क्या होता है, एन एल्गोरिदम्स बिहेवियर एट एनी स्टेप शुड बी एंटायरली डिटरमाइंड बाय द आउटपुट्स एंड इट्स करेंटली स्टेट, यानी जो हम लोग किसी भी स्टेप पे आके काम कर रहे हैं वो डिटरमाइन होना चाहिए, यानी इस चीज़ के लिए हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो बिल्कुल अच्छे से हम लोगों ने उसको डिटरमाइन, यानी इनपुट को पता चलना चाहिए कि हाँ मैंने इसी इनपुट के लेके काम करना है। हर स्टेप को पता होना चाहिए कि हमारी इनपुट क्या है और हमने उसमें किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलना है। उसके बाद हमारी फिजिबिलिटी आ जाती है, तो एल्गोरिदम शुड बी इम्प्लीमेंटेबल यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके होते हुए ही एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जैसे टाइम क्या है, मेमोरी क्या है और कंप्यूटिंग पावर क्या है, इन तीनों रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट होना है। ठीक है, देन उसके बाद प्रिसीजन हो चाहिए। प्रीस का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल वेल डिफाइंड होना चाहिए, किसी किस्म का कोई भी एरर नहीं आना चाहिए, प्रिसाइजनेस को बोलते हैं हम लोग। उसके बाद हमारी क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी यू नो व्हाट, फिर से कि ऐसा हमें एल्गोरिदम लिखना है, ऐसी एक्सप्रेशन देने हैं जो बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, फॉर्मल हो चाहे सेमी फॉर्मल नोटेशन में हो, लेकिन हमें क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। उसके बाद मॉड्यूलैरिटी, यानी हम लोग जैसे फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस को मॉड्यूल कहते हैं ना, कि छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिनके अंदर हम अपना कोड रन करते हैं, तो इसमें भी मॉड्यूलैरिटी होता है। जैसे अगर मुझे एक कोड गिवन किया है, उन्होंने कहा कि आप एक कैलकुलेटर बनाए, तो क्या करूँगी मैं उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर दूँगी, यानी देख मैं सम का अलग से कर दूंगी फंक्शन, एडिशन का सब्ट्रैक्शन का अलग से, मल्टीप्लिकेशन का अलग से, डिवीजन का अलग से, तो ये अलग अलग से जो मैंने फंक्शंस बनाए हैं उसको हम मॉड्यूलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिमलिटी होनी चाहिए, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होना चाहिए हमारे पास। जितने रिसोर्सेज गिवन है उसी मिनिमाइज थोड़े रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए हमें अपने आउटपुट को करेक्टली प्रोड्यूस करना है। उसके बाद जनरलिटी आता है। जनरलिटी का मतलब होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि हम जो एल्गोरिदम्स कर रहे हैं वो बेसिकली किस लिए डिज़ाइन किया गया हुआ है। जैसे मैं एल्गोरिदम कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं डिज़ाइन कर रही हूँ अपने कैलकुलेटर के लिए, ठीक है, मैंने उसके अंदर डिफरेंट फंक्शन यूज़ किया, तो जनरली में मैं एक कैलकुलेटर ही बना रही होती हूँ। तो इसी तरह से हमारे एल्गोरिदम जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। जैसे हमारी सॉर्टिंग में भी हम इसको यूज़ करेंगे, डिफरेंट किस्म के सर्चिंग में भी हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो ये थे हमारे एल्गोरिदम और एल्गोरिदम की प्रॉपर्टीज़। देन उसके बाद आता है परफॉर्मेंस एनालिसिस। परफॉर्मेंस एनालिसिस का मैंने आपको बताया कि एक एल्गोरिदम मिनिमम या गिवन रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह से एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली सॉल्व करता है, उस चीज़ को हम लोग परफॉर्मेंस एनालिसिस बोलते हैं। इसमें रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन आता है, जिसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है? टाइम कम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है एक एल्गोरिदम को सॉल्व करने में, उसको एग्जीक्यूट होने में, उसके इसके इनपुट साइज के अकॉर्डिंग उसका कितना टाइम लगा है, ठीक है, कितने टाइम में वो रन हुआ है, उसकी क्या क्या अंदर कम्प्लेक्सिटीज़ आई थी, क्या क्या मुश्किलात आई, क्या क्या उसमें ऑर्डर्स आए थे, इस चीज़ को हम टाइम कम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी बोलते हैं कि एक कोड ने रन होने में कितनी स्पेस ली है, उसकी मेमोरी, हम बोलते हैं ना वेरिएबल जाकर मेमोरी के अंदर जाकर डाटा को स्टोर करते हैं, तो उस वेरिएबल की मेमोरी कितनी है, उसकी स्पेस कितनी है, क्या उसको एक्स्ट्रा स्पेस लगी है या जितनी हमने स्पेस गिवन की है उसी स्पेस के अंदर रहते हुए उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हमारी स्पेस कम्प्लेक्सिटी है। उसके बाद स्केलेबिलिटी है।
ठीक है। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इनपुट देते रहेंगे तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती रहेगी, ठीक है। यानी जितना चाहे हम लोग अपनी इनपुट दें उतना चाहे, यानी हमारी प्रोग्राम की परफॉर्मेंस के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि जितना डाटा हम चाहें, जितना कोड चाहें, हम लोग इसको लंबा कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है स्केलेबल होना, यानी इसमें मजीद ऐड करते जाना। उसके बाद रोबस्टनेस आ जाता है कि हमारे जो इनपुट होते हैं, वाइड रेंज ऑफ इनपुट जो होते हैं वो हैंडल करता है हमारा एल्गोरिदम, ठीक है, विदाउट एनी फेलिंग। जब हमारे आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आते हैं, बिल्कुल फेल नहीं होते हैं, तो इस चीज़ को हम रोबस्टनेस कहते हैं कि ये हम इतना लंबा प्रोग्राम इतने रेंज के अंदर हमने इनपुट दी और हमारे इनपुट जो है बिल्कुल, आउटपुट जो है बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग ही आई है, तो इसको हम रोबस्टनेस बोलते हैं। पैरेलाइजेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी, ये हमारी क्या एनालिसिस परफॉर्मेंस की ही हमारी एक प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं, ठीक है। इन सब का यूज़ करते हुए हम लोग क्या करते हैं, अपने टास्क को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले नीचे एक एग्जांपल गिवन है, तो इस एग्जांपल में है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, जिसमें हमारे पास देखिए फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 100, आई प्लस प्लस काउंट आई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर देखें इसमें जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, आउटपुट यही आएगी ना कि 1 से 100 तक जितनी भी आउटपुट हैं वो मेरे पास जनरेट होंगी। तो क्यों ना हम लोग इसको अपने डेव C++ पे प्रोग्राम को रन करके देखते हैं ताकि हमारे आउटपुट हम देख सकें। फिर उस आउटपुट को देखते हुए मैं आपको बताऊँगी कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है और दैन इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है। तो हम आ चुके हैं अपने डेव के ऊपर। तो आप लोगों ने DSA के जितने भी कोड हैं वो सारे के सारे डेव C++ पर रन करने हैं, ठीक है। तो डेव पर आ चुके हैं। सबसे पहले तो हम लोग उस कोड को करते हैं, उसकी आउटपुट देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी और इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी को भी मेजर करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम राइट यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, देन उसके बाद आपको क्या करना है, मेन फंक्शन में जाना है और इसी मेन फंक्शन के अंदर ही आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे एक फॉर लूप ली हुई थी जिसके अंदर वेरिएबल आई लिया हुआ था, उसको इक्वल कर दिया 1 की, इनिशियलाइजेशन होगी। अब हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या आती है कि आई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू हमारे 100 के है, देन आई के अंदर इंक्रीमेंट करो और उसके बाद उसने कहा कि आप सी आउट कर दें किसको, आई को, ठीक है, यानी आई की वैल्यू मुझे प्रिंट करा दो। अब मैं F11 कीबोर्ड से प्रेस करके इसको रन करूँगी। F11 प्रेस करने से मेरे पास जो है वो मेरे कंसोल पे जो भी आउटपुट है वो प्रिंट होगी। अब आप देख सकते हैं कि कंसोल के ऊपर मेरे पास 1 to 100 तक सारी की सारी जो है वो आउटपुट आ चुकी है। तो चलिए इसका अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इसकी हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम की टाइम कम्प्लेक्सिटी की। अगर मैं इसको ओमेगा में देखूं, ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ बिग ओ नोटेशन में देखूं, तो सबसे पहले तो इस लाइन की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो मेरे पास है ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ 1 कैसे है इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इसने कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लिया, जस्ट 1 सेकेंड या 1 मिली सेकेंड या मिनी सेकेंड आप कह सकते हैं, उतना टाइम लिया है। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी मेरे पास इतनी है क्योंकि इसने कुछ खास तो काम किया नहीं, जस्ट इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ हुआ है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस है, तो इसकी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है मेरे पास, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। देन हर लाइन की टाइम कम्प्लेक्सिटी हम लोग अगर लाइन बाय लाइन देखें, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ना, इसको अगर मैं इस ब्रेसिस को नीचे ले आती हूँ, इंट मेन की करती हूँ, तो इस लाइन की टाइम कम्प्लेक्सिटी भी मेरे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 है, ठीक है। उसके बाद इसकी इन ब्रेसिस की भी हम लोग, क्योंकि ये भी हमारे कोड का पार्ट ही है, तो इन्हीं पार्ट की भी तो टाइम, इनमें भी तो कोड को एग्जीक्यूट होने में टाइम लगा होगा, कंपाइलर को लाइन बाय लाइन चेक करते हुए भी तो टाइम लगा हुआ। तो अगर बात करते हैं इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी मेरे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। इसकी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी मेरे पास ऑर्डर ऑफ 1 है और जैसे जैसे मैं इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी लिख रही हूँ तो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही आई जा रही है। अब हम चलते हैं अपनी फॉर लूप की तरफ। तो फॉर लूप में जो इसकी कम्प्लेक्सिटी होती है वो बेस कर रही होती है इसके साइज़ के ऊपर, इसकी कंडीशन के साइज़ के ऊपर। अब हर लूप के अंदर 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, एक होता है इनिशियलाइजेशन, एक होती कंडीशन, दूसरी होती है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अगर मैं बात करती हूँ इनिशियलाइजेशन की, तो मेरे पास इनिशियलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ i इज इक्वल टू 1 तक थी। तो i इज इक्वल टू 1 तक की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी थी वो मेरे पास क्या थी, ऑर्डर ऑफ 1 थी, ठीक है, क्योंकि वो तो i इज इक्वल टू 1 था, उसने सिर्फ एक ही इनपुट देनी थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाती हूँ i लेस देन इक्वल टू 100, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी मेरे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ
100, ठीक है। कैसे? क्योंकि ये लूप चलेगी तो ऑर्डर ऑफ 100, अगर यहाँ पे n होता तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होती। n का मतलब होता है साइज कितना है, तो यहाँ पे कितना था, 100 साइज था, तो मतलब ऑर्डर ऑफ 100 है। उसके बाद i प्लस प्लस चलेंगे तो इंक्रीमेंट होता जा रहा है। अब इंक्रीमेंट कहाँ तक चलेगा, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है वो भी इसी पर ही डिपेंड कर रही होती है, इसी कोड के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है, जो कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ 100 ही है, ठीक है। देन उसके बाद इस आउटपुट की करें तो इस आउटपुट में हमारे पास 1 to 100 तक जो है वो चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, तो मतलब इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो भी मेरे पास कितनी है, ऑर्डर ऑफ 100 है। अब क्या करना है मुझे ओवरऑल, अब ये जो मैंने ऑर्डर ऑफ 1 ऑर्डर ऑफ 100 लिखा है ये आपको कोड में नहीं लिखना, ये जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए हर लाइन बाय लाइन को मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हम लोग किस तरह से निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे तो हम टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। अब टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी। आप लोगों को पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए, तो टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, लाइन बाय लाइन करेंगे, जितनी भी लाइंस में टाइम कम्प्लेक्सिटी है उन सबको हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे सबसे पहले हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या थी, ऑर्डर ऑफ 1 थी। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस प्लस दूसरी क्या है मेरे पास, वो भी मेरे पास कितनी है, ऑर्डर ऑफ 1 है, ठीक है। देन हम लोग इंट मेन पे जाएंगे तो मेन की टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है, मेरे पास ऑर्डर ऑफ 1 है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे फॉर लूप, तो फॉर लूप में हाईएस्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ 100। हम उसके साइज को देखेंगे, साइज की टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है, जो कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ 100 है, इसको ले लेंगे। देन नेक्स्ट चलेंगे, इसको भी हम लोग ऐड करेंगे, मतलब प्लस करेंगे, तो जो सी आउट हम लोगों ने निकाली थी। अच्छा, अब ये जो फॉर लूप है ना, इसकी ओवरऑल देखेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक की टाइम कम्प्लेक्सिटी देखें तो इसमें सबसे हाईएस्ट कम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ 100 आ रही है, तो हम इस ओवरऑल को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कहेंगे कि मेरे पास सिर्फ ऑर्डर ऑफ 100 जो है वो बिगेस्ट है। उसके बाद लास्ट वाली लाइन जो है इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को भी हम ऐड करेंगे, जो कि मेरे पास क्या थी, ऑर्डर ऑफ 1 ही है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों को टोटल कैसे निकालना है, टोटल ये है कि अब इन सबको ऐड करने से, अब आप लोग देख रहे होंगे कि हम 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 103 हो जाएगा, फिर 104 हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालना बहुत ज़्यादा आसान काम है। अब किस तरह से आसान है कि देखिए, इन सब में जो आपको सबसे बड़ा ऑर्डर लग रहा है वो हमारी टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है, यानी इन सब में हाईएस्ट क्या है, मेरे पास ऑर्डर ऑफ 100 है, तो ऑर्डर ऑफ 100 क्या है, मेरे पास बिगेस्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी, और मेरे पास यही इसकी फाइनल टाइम कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। लेकिन बात करें अगर इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी की, तो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी मेरे पास ऑर्डर ऑफ 1 है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ 1 का मतलब क्या होता है कि मैंने उसको कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दी है। अगर यहाँ पे कंडीशन में ऑर्डर ऑफ 100 लिखा हुआ है तो मतलब मैंने पहले से उसको फिक्स कर दिया हुआ है, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मेरे स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये कोड था जिसको हम लोगों ने रन किया और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने निकाल ली, और ज़्यादातर हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो हम लोग बिग ओ नोटेशन में ही निकालते हैं, और मैंने बिग ओ नोटेशन में ही आपको निकाल दी। और अदरवाइज़ अगर आप ओमेगा में करना चाहते हैं, थीटा में करना चाहते हैं, तो तब सिर्फ ऑर्डर की जगह आप लोगों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जहाँ पर आपको ओ नज़र आ रहा है उसकी जगह पे आपको ओमेगा लिखना पड़ेगा, और जहाँ पे आपको 100 नज़र आ रहा है उसकी जगह पे आपको थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट ये डिफरेंस था इनमें, और टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी हर लाइन बाय लाइन की चेक करना बहुत ज़्यादा ही ईजी काम है, ठीक है। नेक्स्ट उसने इस कोड को रन करके दिखाया हुआ है, और यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है n, यानी ऑर्डर ऑफ n, तो यहाँ पर जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगी, सबसे पहले उसने इनिशियलाइजेशन की देखी, ये उसने एक एरे ली हुई है, ठीक है। एरे की उन्होंने टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाली हुई है। एग्जांपल नंबर 2 के अंदर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n एंड i प्लस प्लस, तो सबसे पहले उसने इस इनिशियलाइजेशन की निकाली जो कि क्या थी, 1 थी, तो उसने स्टेरिक लिया। स्टेरिक लेने के बाद उसने i लेस देन इक्वल टू n लिया जो कि n प्लस 1 थी, तो ये n प्लस 1 क्या थी, इस फिर हम नेक्स्ट गए तो नेक्स्ट हमारे पास क्या थी, ऑर्डर ऑफ i स्टेरिक n, ठीक है। यानी क्या हुआ कि अब ये दोनों टाइम कम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने निकालनी है, ये इसने इस एरे की निकाली, एरे के अंदर जो लूप यूज़ हुई है ना उसकी निकाली है। जब मैंने इसको टोटल किया तो टोटल करते हुए हम लोगों ने ऊपर वाले में देखना, सबसे पहले इन दोनों में हाईएस्ट कौन सी है, n+1, तो इस ऑर्डर में n+1 मैंने ले लिया। देन यहाँ पे आ रही है 1 स्टेरिक n, तो 1 स्टेरिक n की जगह
इन दोनों में 1 लूँगी या n लूँगी, तो आप लोग n ही लोगे, ज़ाहिर बात है जो हाईएस्ट होगी आप वही लोगे, तो यहाँ पे मैंने n ले लिया। देन यहाँ पे ये फंक्शन है, ठीक है, जो टाइम इक्वेशन आप इसको बोल सकते हैं, ये उन्होंने एक टाइम इक्वेशन बनाकर दी हुई है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे n लिख दोगे और यहाँ पे n+1 लिख दोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास जो टाइम इक्वेशन आई है वो ये आई है। लेकिन अगर आप इसको ओमेगा में, थीटा में या बिग ओ नोटेशन में करते हैं तो जो n की वैल्यू गिवन होगी ना वही, देखो अब 2n+1 में हाईएस्ट कौन सी है 2n, तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ओ में आते तो वो 2 ऑर्डर ऑफ n आती है, ठीक है। इस तरह करके हमारी जो हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी का डिटेल में है, आप लोग चाहें तो आप इसकी एक एक लाइन को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको खुद भी, आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इस मैनुअल को रीड कर सकते हैं। इसमें वही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि बेसिकली हमारे इनपुट साइज पे ही हमारी आउटपुट जो है वो डिपेंड कर रही होती है। इनपुट साइज ग्रो लार्जर, जितना जो है वो लार्जर होगा उतनी ही उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को हम लोग फाइनल में नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद असिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं जिसको मैंने आपको बताया बिग ओ नोटेशन में, जैसे ऑर्डर ऑफ में हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा में कर सकते हैं। देन हम लोग इसको किस में कर सकते हैं, थीटा में कर सकते हैं। तो बिग ओ नोटेशन में यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है कि इफ़ एन एल्गोरिदम टाइम कम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन, तो ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन जो है वो किस लिए यूज़ होती है, जहाँ पर इनपुट साइज जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे बाइनरी सर्च की बात करते हैं तो बाइनरी सर्च में हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन होती है, और वो कैसे होती है इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कोड की मदद से। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल नंबर 2 गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 2 में दिस नोटेशन डिनोट द मैक्सिमम टाइम एंड एल्गोरिदम मैनी कंज्यूम। अब यहाँ पे हमें एक प्रोग्राम गिवन है जिसमें हम लोगों ने क्या करना है कि इसमें प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंटेशन गिवन है, इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। और इस कोड को मैंने ऑलरेडी जो है ना वो लिखा हुआ है अपने डेव C++ में, तो मैं आपको वहाँ से ही इसको शो करा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये कोड मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले फाइंड एलिमेंट कांस्टेंट करेंगे, इन स्टैटिक अरे, इन साइज, ये सारा वही कोड है जो मेरे प्रोग्राम के अंदर गिवन था। तो यहाँ पे एलिमेंट है, फाइंड करना है हम लोगों ने एलिमेंट को। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे एलिमेंट को फाइंड करना है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई सर्चिंग का काम चल रहा है। तो जब सर्चिंग का काम चल रहा होता है तो मीन्स टू से यहाँ पे क्या काम हो रहा होता है, यहाँ पे हम लोगों ने कम्प्लेक्सिटी ही निकालनी होती हैं। तो चलिए इसकी हार्ड लाइन की कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। तो इससे आपकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट है वो इसी वीडियो में, इसी प्रोग्राम के ऊपर ही 100% आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इन कम्प्लेक्सिटी को नोट करने के लिए आप लोग साथ में अपनी नोटबुक भी ओपन कर लें, ताकि जो मैं बोलती जाऊँ आप लोग साथ साथ नोट करते जाएं। ये लेक्चर आप लोगों के लिए टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इसी, जो हम थ्योरेटिकली बात करते हैं ना, तो थ्योरेटिकली क्वेश्चन ही आता है, कोई कोड गिवन होता है, आपने उसकी कम्प्लेक्सिटी निकालनी होती है। तो कम्प्लेक्सिटी मैं आपको बहुत ही आसान वे में समझा रही हूँ। सबसे पहले चलते हैं हम लोग पहली लाइन पे। तो आप लोगों ने पहली लाइन पे जो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी नोट करनी है, ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। तो ये कितना टाइम लेता है, तकरीबन ये सिर्फ मेरे पास ऑर्डर ऑफ 1 तक का ही टाइम लेगा, ठीक है। आप लोग नोट करते जाएं। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ 1, उसके बाद लाइन नंबर 2 पे चलते हैं। तो ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यानी नेम स्पेस डिक्लेरेशन है, तो ये कितना टाइम लेगा, ये भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ 1 टाइम ही लेगा, ठीक है, यहाँ पर 1। उसके बाद बुलियन पे चलते हैं। बुलियन फाइंड एलिमेंट, ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब ये पूरे का पूरा फंक्शन जो है, ये तो सिर्फ फंक्शन डिक्लेयर ही किया हुआ है। तो ये जितना फंक्शन डिक्लेयर हुआ है तो ये बस डिक्लेयर ही किया हुआ है, तो अभी तक इसमें कोई भी ज़्यादा काम नहीं हुआ। तो मतलब इसमें जो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगी वो भी मेरे पास ऑर्डर ऑफ 1 ही है, ठीक है। कितने ऑर्डर ऑफ 1 हो गए, 3 ऑर्डर ऑफ 1 हो गए। उसके बाद लाइन नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल टू साइज i प्लस प्लस। अब यहाँ पर लाइन नंबर 4 के अंदर मैं यहाँ पे थोड़ी स्पेस ले लेती हूँ ताकि मैं यहाँ पर आसानी से लिख लूँ। अब कोड के अंदर चेंजिंग नहीं करनी है, जो ऑर्डर ऑफ 1 लिख रही हूँ ये कोड का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को टाइम कम्प्लेक्सिटी समझाने के लिए लिख रही हूँ लाइन बाय लाइन, ठीक है। इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन साइज और i प्लस प्लस की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन की बात करें। इंट i इज इक्वल टू 0 की टाइम कम्प्लेक्सिटी मेरे पास ऑर्डर ऑफ 1 है, ठीक है। लेकिन जब मैं नीचे जाती i लेस देन इक्वल टू साइज करूँगी तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ
साइज। जैसे अगर मैंने पहले बात की थी आप लोगों से कि मैंने जो टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाली वो 100 थी, ऑर्डर ऑफ 100 थी, तो यहाँ पर भी लूप के अंदर चूंकि साइज जो है वो हाईएस्ट है तो मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ साइज ले लूँगी। इसी तरह से उसके बाद आई प्लस प्लस, तो मैंने कहा कि जो इंक्रीमेंट होता है वो भी डिपेंड कर रहा होता है किस चीज़ के ऊपर, हमारा साइज कितना है, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल अगर मैं निकाल लूँ इस पूरी लूप की, ठीक है, इस लूप की ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालूँ तो मैं यहाँ से इस चीज़ को रिमूव कर देती हूँ। तो इसमें ओवर यानी ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, वन स्टेरिक ऑर्डर ऑफ साइज, इसकी अगर ओवरऑल निकालें तो ओवरऑल में इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ हमारे पास साइज होता है, ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लेनी है। देन उसके बाद हम लोग चलेंगे अपनी लाइन नंबर 5 में जिसमें इफ़ है एलिमेंट इज इक्वल टू अरे ऑफ आई, तो ये जो है ये एग्जीक्यूट हो रही है किसने, साइज टाइम के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट हो रही है। लेकिन अगर हम इसके इफ़ कंडीशन के अंदर देखते हैं तो ये मेरे पास एलिमेंट इज इक्वल टू अरे ऑफ आई है, तो इसकी ऑर्डर ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होती है। लेकिन चूंकि इफ़ एलिमेंट है ये भी डिपेंड हमारे साइज पे ही कर रहे होते हैं। अगर मैं इस आई की बात करती हूँ तो ये आई भी तभी रन होगा ना जितना इसका साइज होगा, उतनी दफ़ा ही यहाँ पे अरे का आएगा। तो यहाँ पर भी इसकी ऑर्डर ऑफ क्या होगी हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ साइज ही इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर 6 है रिटर्न ट्रू, तो ये क्या करेगी, क्योंकि ये सिर्फ ट्रू ही रिटर्न कर रही है तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी मेरे पास ऑर्डर ऑफ 1 होगी। देन आप लोग क्या करें, सीक्वेंस के साथ नोटबुक पे लिखते जाए, मैं बार बार आपको यही बात क्लियर कर रही हूँ। उसके बाद लाइन नंबर ये रिटर्न फॉल्स है, तो रिटर्न फॉल्स की ऑर्डर ऑफ कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1 होगी। उसके बाद चलते हैं हम लोग अपनी लाइन नंबर 11 में जो कि हमारा मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन क्योंकि ये क्या करता है, ये फंक्शन का स्टार्ट है, ठीक है, मेन है, तो ये भी हमारे पास कितना टाइम लेगा, इट टेक द ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, ठीक है। होप सो आप लोगों को टाइम कम्प्लेक्सिटी की समझ आ रही होगी। उसके बाद कांस्टेंट इंट n इज इक्वल्स टू 10 करें। अब देखो अब ये सिर्फ डिक्लेयर ही हुआ है, डिक्लेयर और इनिशियलाइज हुआ है, तो आप लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए जो इनिशियलाइजेशन होती है ना उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमेशा ऑर्डर ऑफ 1 ही होती है, ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर 13 पे चलते हैं, 13 पे चलते हैं, अरे इज इक्वल टू n, तो चूंकि ये भी अरे ही है, ये भी इनिशियलाइज ही हुई है, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ 1 ही होगी। उसके बाद ये भी चूंकि इनिशियलाइज हुआ है तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 1 होगी। नेक्स्ट अगर आगे देखा जाए तो इसमें है इफ़ फाइंड एलिमेंट अरे एंड फाइंड, ठीक है, ये जो है ये हमारी लाइन नंबर 15 है। तो लाइन नंबर 15 की टाइम कम्प्लेक्सिटी भी डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, हमारे साइज़ के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर n आया है तो n का मतलब क्या होता है कि हमारा जो ऊपर फंक्शन में साइज था ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ साइज, ठीक है, इसकी भी हम लिख देंगे ऑर्डर ऑफ साइज। देन उसके बाद हम लोग चलते हैं लाइन नंबर 16 में, तो जिसकी ऑर्डर ऑफ, चूँकि इसमें सिर्फ हमने आउटपुट शो करानी है तो आउटपुट शो कराने की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1 होगी। इसी तरह से एल्स पार्ट पे चलते हैं तो इसकी भी हमारे पास क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। यानी हर लाइन की हम लोगों ने अब टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाल ली। अब इन सारी टाइम कम्प्लेक्सिटी को हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद जो हमें फाइनल मिलेगी वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ साइज होगी, क्योंकि देखो ऑर्डर ऑफ 1 1 1 हम करेंगे तो उसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालते किस तरह से है कि जो सबसे बड़ी वाली टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है ना हम लोग वो निकालते हैं जो कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ साइज है इसके अंदर, तो हमारे पास इसकी टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ साइज, यानी डिपेंड कर रहा होगा जिसमें लूप आ जाती है, इसका मतलब होता है उसके अंदर उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास टोटल कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ साइज के इक्वल ही इसकी हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी। होप सो ये टाइम कम्प्लेक्सिटी वाला लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब हम इसकी जो है वो निकाल लेते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी यही है कि ये टोटल कितनी स्पेस लेता है कवर करने में, ठीक है। टाइम कम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने कैसे निकाली, हर लाइन की, और हर लाइन में जो सबसे बड़ा बिकोनिट होता है ना, जिस सबसे बड़ा ऑर्डर होता है वही हमारी टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है। अगर हम लोग बात करते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी की, तो जहाँ जहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 आया ना तो उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ 1 ही आती है। जैसे लाइन 1 है, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है तो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी 1 ही लेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा, जितनी हमने इसको दी है उतनी ही ले रहा है, तो ऑर्डर ऑफ 1 है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस है, तो ये भी डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द स्पेस कम्प्लेक्सिटी, यानी हमने सिर्फ डिक्लेयर ही किया हुआ है नेम स्पेस को, तो हमने इसकी भी ऑर्डर ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ली। उसके बाद लाइन नंबर 3 है, तो लाइन नंबर 3 में अगर देखा जाए तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ 1 ही है। ऑर्डर ऑफ 1 किस लिहाज से है कि हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो
यानी ज़्यादा हमने उसको कुछ नहीं दिया हुआ, जितना हमने कहा है उसने उतनी ही स्पेस ली हुई है, तो मतलब उतनी ही स्पेस ली है। तो इसमें ये जो फॉर लूप है इसमें अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ साइज़ है लेकिन स्पेस तो उतना ही ले रहा है जितना साइज़ हमने उसको प्रोवाइड किया है, तो मतलब इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ 1 ही होगी हर पैरामीटर के लिए, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, तीनों के लिए इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी 1 ही होगी। उसके बाद अगर हम लोग चले इफ़ कंडीशन की, रिटर्न एल्स की, तो इन सब की भी ऑर्डर ऑफ 1 ही होगी। उसके बाद अगर हम लोग अपने मेन फंक्शन में चलते हैं तो मेन की भी स्पेस 1 ही है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इन सब की भी मेरे पास कितनी है, 1 ही है। लेकिन जहाँ पर हम लोग बात करते हैं इस चीज़ की, जहाँ पे मैंने एरे की बात की है, ठीक है, जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो जितना हम लोगों ने उसको गिवन किया होता है उस लिहाज से ही हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है। लेकिन चूँकि मैंने यहाँ पे एरे जो है, एरे के अंदर एरे का साइज़ दिया है, तो एरे का साइज़ दिया है, अगर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, ये टाइम उतना ले रहा है लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि ये स्पेस भी उतनी ही ले, तो मतलब क्या होगा कि इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पर आ जाएगी ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n आ गई, ठीक है। इसी तरह से बाकी जितने भी हैं उन सब की स्पेस कम्प्लेक्सिटी मेरे पास ऑर्डर ऑफ 1 है, सिवाय इसके क्योंकि ये कितना ले रही है स्पेस, वो n टाइम स्पेस ले रही है। तो n टाइम स्पेस लेने का मतलब क्या है कि इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है, इसी तरह ऑर्डर ऑफ n है। इसी तरह से अगर मैं सारी स्पेस कम्प्लेक्सिटी निकाल लूँ तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी हम वैसे ही निकालते हैं जैसे हम लोग निकालते हैं अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी, जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसको ही हम लोग लेते हैं। तो इसमें ऑर्डर ऑफ 1 वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे छोटे हैं ऑर्डर ऑफ n से, तो बिगेस्ट मेरे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ n है, तो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे फाइनल निकाल कर दिखाऊँ, स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज इक्वल्स टू, ठीक है, सबसे पहले है ऑर्डर ऑफ 1 लाइन नंबर 1 में, इसी तरह से लाइन नंबर 2 में भी ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। फिर आपके पास जितनी भी आ रही हैं उन सब में आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, जितनी भी आ रही हैं उन सब में आपकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 आ रही है। लेकिन एक पॉइंट हमारे पास जो लाइन नंबर 13 है वो ऐसी आई जहाँ पे हमारे पास जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी थी वो मेरे पास आ गई ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। तो फिर बाकी की सारी जितनी है वो सारी की सारी ऑर्डर ऑफ 1 आ रही हैं। अगर इस तरह से आपकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी आती है तो मींस इन सब में जो सबसे हाईएस्ट है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ n है। तो टोटल स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितनी है, कितनी स्पेस ली उसने, ऑर्डर ऑफ n, तो इसकी जो टोटल आ रही है वो मेरे पास ऑर्डर ऑफ n जो है वो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी टोटल आ रही है, ठीक है। जिस तरह से हम टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं इसी तरह से हम लोग स्पेस का भी ध्यान रखते हैं कि ये चीज़ जो है ये कितनी स्पेस ले रही है। जहाँ पर स्पेस n टाइम में आ जाएगी तो मतलब वो सबसे बिगेस्ट स्पेस लेगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास इस प्रोग्राम को करना था कि हमारी स्पेस कम्प्लेक्सिटी किस तरह से आती है और हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी किस तरह से आती है। तो होप सो इतने से ही लेक्चर से आप लोगों की स्पेस कम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगी। और अगर आगे वाले टास्क की बात करें तो उनमें भी कोड गिवन है, आपने कम्प्लेक्सिटी निकालनी है। तो ये जो है ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में निकाल कर दिखाएंगे कि आप लोगों की बाकी कोड की कम्प्लेक्सिटी क्या आई है, क्योंकि सारे के सारे कोड के अंदर आपको करना कुछ भी नहीं, जस्ट स्पेस कम्प्लेक्सिटी निकालनी है या अपने प्रोग्राम को रन करके उसकी आउटपुट निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें स्टेप काउंट कम्प्लेक्सिटी इक्वेशन निकालनी है बिग ओ नोटेशन का यूज़ करते हुए। तो आप लोगों ने इनका यूज़ करते हुए, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। वैसे इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पेपर आता है, यानी जो फाइनल का थ्योरेटिकल पेपर होता है वो आपके लैब मैनुअल नंबर 1 में से काफ़ी ज़्यादा पेपर आता है। अगर मैं अपने क्वेश्चन पेपर की बात करती हूँ तो मुझे मैनुअल नंबर 1 में से आधे से ज़्यादा पेपर हमारा आया हुआ था, ठीक है। मतलब अगर आप मैनुअल 1 करते हैं तो आपका थ्योरेटिकली काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। तो आप लोगों ने ये जो स्टेप काउंट करते हुए, स्टेप काउंट का मतलब होता है कि लाइन बाय लाइन जो आप लोगों ने स्पेस कम्प्लेक्सिटी निकालनी है। जैसे यहाँ पर देखिए इन्होंने इस तरह से कम्प्लेक्सिटी निकाली हुई है, तो आप लोगों ने इसका ही यूज़ करते हुए अपने मैनुअल्स को रीड करते हुए मुझे आप लोगों ने कम्प्लेक्सिटी जो है वो निकाल कर दिखानी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोगों ने मुझसे ज़रूर पूछना है,
ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको स्क्रीन के सामने शो हो रहा है ना, इसमें भी लीनियर सर्च करते हैं। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि ऑलरेडी वीडियोस है मेरे चैनल पर सी प्रोग्रामिंग के लिहाज से, और ये प्रोग्राम भी हमारा सी का ही है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी हो आप लोग क्लियर कर सके। फिर आप लोगों ने उससे लिहाज से ही अपना कोड जो है वो रन करना है। यानी मैनुअल नंबर 1 में आपको कोड सारे गिवन है, आप लोगों ने टाइम कम्प्लेक्सिटी और कोड जो है वो निकालनी है। ठीक है, तो आगे के टास्क आप लोग खुद करेंगे। मैंने इसलिए नहीं कराए क्योंकि आप लोगों के पास जो है वो सारी चीज़ें गिवन थी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखिए यहाँ पर है इन लैब एक्टिविटी, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपने इन लैब एक्टिविटीज़ को करेंगे। प्री लैब एक्टिविटी आप खुद करेंगे, लेकिन इन लैब एक्टिविटी मैं आपको ज़रूर करवाऊँगी स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसके अंदर हमारे टास्क आते हैं और बाकी जो है वो आप लोगों ने टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालनी है। तो इन लैब एक्टिविटी और पोस्ट लैब एक्टिविटी जो है वो हम लोग इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करें।